नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल MB पैरामेडिकल पर। दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं मैं। टॉपिक है हमारा हार्ट की मायोकार्डियल सेल का रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। ये जो है क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन क्या चीज़ होती है, तो देखते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो हार्ट की मायोकार्डियल सेल होती है उसमें जो ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की जो गतिविधि होती है वो सेल में किस प्रकार जो है ये प्रोसेस होता है, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जो है कंप्लीटली जो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन है वो कैसे होता है। तो हम एक नॉर्मल हार्ट की अगर सेल को देखें, एक नॉर्मल हार्ट की सेल को देखें तो हमारे सामने जो सेल है वो कुछ इस टाइप की दिखाई देगी आपको। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये नॉर्मल, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि अगर हम देखें नॉर्मल एक मायोकार्डियल सेल है जिसमें अंदर की तरफ जो है सेल के इनसाइड पार्ट में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एंड जो सरफेस होती है उस पर क्या होता है, नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, आपको ये नॉर्मल सेल जो दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। जो आपको ये नॉर्मल सेल दिखाई दे रही है ये एक हार्ट की मायोकार्डियल सेल है। किस प्रकार से इसमें जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक्टिविटी है वो हो रही है, जिसके द्वारा एक कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। जो आपको ये जो भी मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको बाहर आउटर की तरफ आपको सोडियम दिखाई दे रहा है, ये सोडियम, और ये सोडियम चैनल है जिसके द्वारा सोडियम अंदर जाता है, पोटेशियम अंदर है, इंट्रासेल्यूलर के अंदर क्या है आपका पोटेशियम है, और ये एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा क्या होता है, आपके हार्ट की मायोकार्डियल सेल है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो हम इसको एक एक फेज में पढ़ते हैं, टुकड़े करके देखते हैं इसका और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जिसे हम एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, हार्ट की मायोकार्डियल सेल में होने वाले सोडियम और पोटेशियम आयन के एक्सचेंज या फिर इनफ्लक्स और आउटसाइड आने की जो गतिविधि है उसे हम एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? एक्शन पोटेंशियल। इसको हम एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो आप जब एक्शन पोटेंशियल का एक ग्राफ देखते हो, आपके सामने एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ में हमने अलग अलग फेज बना रखे हैं। जो एक्शन पोटेंशियल हमारा होता है उसमें अलग अलग फेज है, ठीक है। वो फेज क्या बता रहा है और वो फेज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल है जो क्या एक इसका पहले ग्राफ बना के बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल हमारा इसके बारे में एक ग्राफ बना के बता देता हूँ। जो एक्शन पोटेंशियल होता है अगर हम उसको देखें, एक्शन पोटेंशियल जो होता है अगर उसका ग्राफ देखें हम, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जो मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगा। इस ग्राफ में इस तरफ जो है इसमें टाइम चलता है, इस तरफ जो है फेज चलते हैं। अब ये फेज क्या है? जब रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन की शुरुआत होती है तो उसमें जो है अलग अलग फेज है, उसमें सेल में क्या क्या एक्टिविटी होती है उसी को हम एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ये एक जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है उसमें टोटल 5 फेज होते हैं। यूं मान लो कि आप जो हार्ट की मायोकार्डियल सेल है उसके कंप्लीट डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, या फिर यूं कह लो कि उसके संकुचन और शीतलन में जो कंप्लीट है प्रक्रिया उसमें कितने फेज हैं, तो हम उसको टोटल 5 फेज में डिवाइड करते हैं। कितने फेज में भाई? 5 फेज में डिवाइड करते हैं। इसका जो पहला फेज है हम इसके पहले फेज को बोलते हैं फेज 4, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मोड। रेस्टिंग मोड यानी कि सेल में जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। एक फेज तो वो है जिसमें हार्ट की मायोकार्डियल सेल में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, उसे हमने फेज 4 कह दिया। ये आपका फेज 4, ये कौन सा है? फेज 4। अब शुरू होता है फेज 0 एंड 1 एंड 2 एंड ये आपका फेज 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, ये वापस 4 हो गया। टोटल हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। टोटल 5 फेज हो गए आपके, ठीक है, 1 2 3 4। अब जो आपका फेज 4 है उसको तो हमने बोल दिया रेस्टिंग मोड।
अब फेज जो है आपका 0 शुरू होता है, इसके बाद फेज 0 की शुरुआत होती है। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है, हमें उस डायग्राम में समझने की ज़रूरत है। कौन से वाले डायग्राम है भाई? ये वाला डायग्राम। ये क्या कह रहा है? देखो, यही जो मैंने आपको समझाया वही डायग्राम ये है। ये ग्राफ है, और नॉर्मल रेस्टिंग मोड में जो हार्ट की मायोकार्डियल सेल होती है ना, उसमें माइनस 90 मिलीवोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बाहर और अंदर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है लगभग माइनस 90 मिलीवोल्ट के लगभग होता है। इसमें हम अलग अलग चरणों में देखेंगे। ये फेज 0 है आपका। इसके बाद फेज 4 के बाद 0 की शुरुआत होती है, जिसमें सोडियम अंदर जाना शुरू करते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखो, जैसे ही एक्टिविटी होगी सोडियम कैसे सेल के अंदर जाएंगे वो आपको इस डायग्राम में दिखाई देगा। ये सोडियम बाहर है रेस्टिंग मोड में, जैसे ही सेल में जो है सिग्नल मिला तो ये जो है आपका सोडियम अंदर जाएगा, और आउटसाइड क्या होगा? पोटेशियम आउटसाइड होगा। यहाँ पर सोडियम क्या हो रहा है? आउट। यहाँ सोडियम ये पोटेशियम आउट हो रहा है, और सोडियम ये दिख रहा है आपको अंदर जा रहा है। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है आपको इस ग्राफ में देखने को मिलेगी। फेज 0, ये फेज 0 है। फेज 0 में क्या हो रहा है? सोडियम अंदर जा रहा है। फेज 0 में क्या हो रहा है भाई? फेज 0 के अंदर सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है, सोडियम अंदर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये रेस्टिंग मोड है। जैसे ही फेज 0 शुरू हुआ सोडियम अंदर जाना शुरू होगा, पोटेशियम बाहर आएगा। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है चलती रही। सोडियम का अंदर जाना हम यूं कह सकते हैं, सोडियम के अंदर जाने को हम क्या कह सकते हैं? सोडियम के अंदर जाने को हम यूं कह सकते हैं कि सोडियम जब अंदर जाता है उसे हम डीपोलराइजेशन का नाम ले सकते हैं। जैसे ही सोडियम अंदर जाएगा आपकी हार्ट की जो मसल्स है वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, और फेज 1 में क्या होगा? फेज 1 में आपका पोटेशियम आउट होगा और कैल्शियम इन होगा। ठीक है, कैल्शियम का काम भी कॉन्ट्रैक्शन कराना है। अगर ढंग से देखो तो आपको है एक और डायग्राम मैं बताता हूं जिसमें हमें समझ में आ जाएगा कंप्लीटली। ये आप इसमें देखोगे, इस प्रकार से एक नॉर्मल रेस्टिंग मोड की जो है कार्डियक सेल होती है, जिसमें सोडियम का बाहर आना अंदर जाना, जिससे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो हम फेज देख रहे हैं, कौन से फेज देख रहे हैं भाई? इसमें फेज 0 का मतलब है सोडियम का अंदर जाना, सोडियम अंदर जाने का मतलब है डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होना। जैसे ही सोडियम का एक मैक्सिमम अमाउंट सेल के अंदर चला जाएगा तब आपकी सेल कंप्लीटली क्या हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी या फिर संकुचित हो जाएगी। ठीक है, और फेज 0 के समाप्त होने के बाद फेज फर्स्ट की शुरुआत होती है। फेज फर्स्ट डाउनवर्ड की तरफ जाता है और इसमें पोटेशियम आउट होता है, जिससे वो रिलैक्सेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो मैं दूसरे शब्दों में यूं कह सकता हूं, फेज 0 डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड फेज 1 आपका रीपोलराइजेशन की शुरुआत करता है। इसको हम अभी ईसीजी में देखेंगे, ईसीजी में कैसे इसके कॉम्प्लेक्सेस आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका फेज 1 के बाद आपका 2 आएगा, जिसे हम प्लेटिव फेज कहते हैं, एंड थर्ड जिसमें पोटेशियम आउट हो रहा है, और कंप्लीटली ये प्रोसेस होगा जिसमें आपका हार्ट डीपोलराइज और रीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या क्या देखा? फेज 4 रेस्टिंग मोड, फेज 0 सोडियम इन हो रहा है, फेज 1 में आपका क्या हो रहा है? पोटेशियम आउट हो रहा है, और फेज 2 में पोटेशियम आउट हो रहा है, फेज 3 में भी पोटेशियम आउट हो रहा है। जो कंप्लीटली 3 फेज है उसमें क्या हो रहा है? उसमें आपका पोटेशियम आउट हो रहा है, और फेज 0 में सोडियम इन हो रहा है। सोडियम इन इज द रिप्रेजेंटेड डीपोलराइजेशन, या फिर यूं कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पोटेशियम का आउट होना 3 फेज में होता है, जिसमें आपका प्लेटिव फेज भी आता है। प्लेटिव फेज जो ईसीजी में बनने वाले एसटी सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कंप्लीटली ये देखा है कि किस प्रकार से जो है रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है, किस प्रकार से सेल में एक्टिविटी होती है, और किस प्रकार से आयंस का है जो इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होता है, जिसके द्वारा आपका हार्ट की सेल है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। हमने इसको समझने की कोशिश की। देखते हैं ऊपर क्या लिखा है। द एक्शन पोटेंशियल डिपेक्ट्स in the change of the membrane potential during the depolarization and the subsequent repolarization of the cell, the intracellular environment of the negative at rest, resting, and the because positive with the respect to the outside when the cell is activated or the depolarization। ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस होता है उसी को हमने डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का नाम दिया है। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्शन पोटेंशियल के बारे में, तो हमें ये सारी चीजें उसमें लिखनी है और ये समझाना है, और एक्शन पोटेंशियल का आपका जो है ये ग्राफ बनाकर बताना है। जो आपका फार्माकोलॉजी है उसमें भी इसका एक बड़ा योगदान है। अगर आपको ये
एक्शन पोटेंशियल समझ में आता है तो फार्माकोलॉजी पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, द एक्साइटेशन स्टार्ट ऑफ द साइनस नोड। एक डायग्राम और देखते हैं, जैसे ही आपके साइनस नोड में क्या हो रहा है, एक्साइटेशन स्टार्ट होता है, ये साइनस नोड है आपका, ठीक है, इसमें जैसे ही एक्साइटेशन स्टार्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ द स्पेशल पेसमेकर सेल, जिसे हम नेचुरल पेसमेकर के नाम से जानते हैं, जिसे हम ऐसे नोड के नाम से जानते हैं, ठीक है, द इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्प्रेड ओवर द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। जब यहां से करंट स्टार्ट होता है तो ये आपके लेफ्ट एट्रिया में भी जाता है और राइट में भी जाता है, स्प्रेड होता है। जैसे ही आपका जो है ऐसे नोड काम करना शुरू करता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भाई देखो, द एवी नोड इज द नॉर्मली, ऐसे नोड से एवी पे पहुंच गया करंट, दोनों एट्रिया में फैल गया, उसके बाद आपके एवी पे पहुंच गया करंट, ठीक है। एवी नोड इज नॉर्मली द ओनली इलेक्ट्रिकल connection between the atria and the ventricles. The impulse slow down the travel through the AV node to reach the bundle of His. The bundle of His, the distal part of the AV junction, and conduct the impulse rapidly to the bundle branches. The fast conduct right to left bundle branches and subdivided into the smaller and smaller branches. The smallest one of the connecting to the Purkinje fibers. The Purkinje fibers spread out the over the ventricles bench and the endocardium. They are bring of the electrical impulse very fast their myocardial cell. All in the all text of the electrical impulse then 200 mesh to travel from of the sinus node to the myocardium cell and the ventricle. क्या कहना चाह रहा है, समझ में आया क्या? ये जो आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है ये कैसे हो रहा है, ये समझ में आया आपको? देखो भाई, ये आपका ऐसे नोड है, ठीक है, ये आपका ऐसे नोड, ऐसे नोड, ऐसे नोड से आपका गया एवी नोड, एवी नोड में करंट गया, इसके बाद एवी नोड से कहाँ जाएगा, राइट, एवी नोड से आपका बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज, एवी नोड से कहाँ जाएगा भाई, बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से कहाँ जाएगा, राइट बंडल, ठीक है, राइट बंडल में जाएगा, राइट बंडल के बाद राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल, और लेफ्ट ये सारा जो है आपका कहाँ जाएगा, पुरकेंजे फाइबर, और पुरकेंजे फाइबर से नीचे जो आपका आ जाएगा वो क्या आएगा, वेंट्रिकल। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है एक्शन पोटेंशियल में, कैसे करंट जनरेट होता है और कैसे जो हार्ट की सेल है वो क्या होती है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ये आपका डीपोलराइजेशन कनेक्टिंग द एनी मसल्स एसोसिएट विद द इलेक्ट्रिकल चेंजेस कॉल्ड द डीपोलराइजेशन, और the changes can be detected by the electrode attached to the surface to the body, ठीक है। ये आपका डीपोलराइजेशन हो गया। इसी प्रकार से रीपोलराइजेशन वापस रेस्टिंग मोड में हो जाता है। तो ये तो आपका जो है नॉर्मली हार्ट की सेल कैसे डीपोलराइज और रीपोलराइज होती है। इसके बाद जो हम ईसीजी करते हैं पेशेंट के जो है, जिसका बारे में हमें पहले से जानकारी है भाई, ईसीजी जो है जांच है हम कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है, ठीक है, आप पीछे जाकर देख सकते हो। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जैसे हार्ट की सेल जो है डीपोलराइज और रीपोलराइज हुई है, उससे हम जब पेशेंट की ईसीजी करते हैं तो ईसीजी में जो है कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अगर एक नॉर्मल ईसीजी रिपोर्ट देखेंगे तो हमारी कुछ रिपोर्ट इस प्रकार की हमें दिखाई देगी। जो आपके सामने डायग्राम है, जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है, इस प्रकार की ईसीजी आपको दिखाई देगी। इसमें हर एक चीज को हमने डिवाइड करके बता रखा है। ये जो है आपका कैलिब्रेशन है। क्या है भाई कैलिब्रेशन, क्या होता है, कैलिब्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक नॉर्मल पैरामीटर स्टैंडर्डाइजेशन होता है जो ईसीजी रिपोर्ट के लिए पहले से निर्धारित है कि इतना जो है इसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इसमें आपकी दो यूनिट दिखाई देगी, एक इसमें आपका ड्यूरेशन दिखाई देगा, दूसरा आपका इसमें एम्पलीट्यूड दिखाई देगा। यदि मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ, यदि ईसीजी में आपका कैलिब्रेशन में जो पेपर की स्पीड है या फिर उसका जो ड्यूरेशन है, यदि हमने उसको बढ़ा दिया है तो ईसीजी में क्या प्रभाव पड़ेगा, ईसीजी कॉम्प्लेक्स में क्या इफेक्ट नजर आएगा। तो हम देखेंगे यदि हमने स्पीड बढ़ा दी है, जो नॉर्मल स्पीड है 25 mm या फिर 25 mm, एक छोटे खाने का मान हमें पता है 1 mm होता है, वैसे ही एक सेकंड के अंदर जो है पेपर आउट होने की स्पीड 25 mm है। यदि मैं इसको 50 कर देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा आपका हार्ट नॉर्मली 1 मिनट में माना कि 60 से जो है 100 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है,
तो यदि हमने पेपर स्पीड को देखा, नॉर्मली क्या है, 1 सेकंड में 25 mm पेपर आउट होता है। यदि मैंने पेपर आउट की स्पीड को दुगना कर दिया है, 1 सेकंड में वो 50 mm आउट हो रहा है, तो आपकी ईसीजी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका हार्ट तो 1 मिनट में 60 से 100 के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन पेपर आउट होने की स्पीड बढ़ गई है, तो पेपर पे जो प्रिंट होने वाले ग्राफ है उनके बीच का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ध्यान देना, ये उल्टा है। जब आप पेपर की स्पीड बढ़ाओगे तो आपका हार्ट तो उतना ही काम कर रहा है, लेकिन पेपर आउट होने की स्पीड बढ़ गई है। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस आप बीच का ड्यूरेशन था, जिसे हमने आरआर वेव बोला है, उसके बीच का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज होगा, तो वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हो पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल इसका डिस्टेंस क्या है, और आपका क्यूआरएस किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल खाने की वैल्यू क्या है, ये सारी बेसिक ईसीजी वाले क्लास में आपको बता रखा है। अब बात करते हैं कि जो इसके ईसीजी के कंपोनेंट है, इसके पार्ट्स हैं, वो क्या क्या है। आपके कंपोनेंट्स और पार्ट्स की बात करें तो द कंपोनेंट्स ऑफ द ईसीजी वेव एंड सेगमेंट, इसके बारे में मैंने कई बार बता दिया है आपको, लेकिन ये आपका जो डायग्राम है वो आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और याद रखने के लिए और समझने के लिए आपका ये काफी हेल्प करेगा। यहाँ आप देखो पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें एक हल्का सा प्रयोग करा हुआ है ये इस कलर का, ठीक है, पी वेव ड्यूरेशन। ठीक है, इतना जो है ये किसका ड्यूरेशन है, पी वेव का ड्यूरेशन, और कंप्लीटली यहां से यहां तक का ड्यूरेशन पी आर इंटरवल है। ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस है, और इसमें आपका क्यूआरएस का ड्यूरेशन आ गया, एसटी सेगमेंट आ गया, एसटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल, और ये सारे जो है कंपोनेंट की जो है रेंज बता रखी है, कौन सा कंपोनेंट कितना कहां तक होता है, इसकी रेंज बता रखी है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। जब मैंने आपको बताया कि एक्शन पोटेंशियल होता है, कैसे सेल है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, जैसे आपके ऐसे साइनस नोड के बारे में ये बता रहा है, कुछ जानकारी दे रही है ये डायग्राम आपको, कि यहाँ से जब ऐसे नोड से करंट शुरू होता है तो ये लाइन होती है, शुरू होने के बाद जैसे करंट आगे बढ़ता है तो यह आपके पी वेव की शुरुआत होती है, एंड स्टार्ट द एवी नोड। एवी नोड के बाद आपका करंट थोड़े टाइम के लिए डिले होता है, इसके बाद हीज बंडल में, पुरकेंजी फाइबर में, और उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, किस प्रकार से करंट बढ़ता है, तो ईसीजी में क्या क्या बनता है, ये डायग्राम आपको ये चीज बता रहा है। आपको समझ में आ गया। साइनस नोड से करंट शुरू होने से पहले रेस्टिंग मोड होती है। मैंने आपको बताया था जो आपका एक्शन पोटेंशियल का जो ग्राफ है उसमें मैंने क्या बताया था भाई आपको, जैसे नॉर्मल फेज 4 है उसको हमने फेज 4 को हमने क्या बोला है, रेस्टिंग। जब आपकी सेल क्या है, रेस्टिंग मोड में, तो साइनस नोड में जैसे करंट स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने से पहले रेस्टिंग मोड में है। रेस्टिंग मोड में इसलिए यहां पर क्या आ रहा है, आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, और जैसे ही शुरू होता है और पी वेव के एंड होने के आसपास आपका एवी का क्या हो जाता है, एवी नोड स्टार्ट हो जाता है। कुछ समय के लिए एवी पे करंट रुकता है, डिले होता है, और इसकी वजह से आपका पीआर इंटरवल बनता है। फिर बंडल ऑफ हीज होता है, पुरकेंजी फाइबर, और आपका कंप्लीट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में कोई समस्या नहीं होगी। यदि इससे संबंधित एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हो, और यदि आपको ईसीजी देखते समय कोई दिक्कत आ रही थी तो वो भी आप समझ सकते हो कि हार्ट की जो मायोकार्डियल सेल है उसका एक्शन पोटेंशियल या फिर जो मेम्ब्रेन है उसमें होने वाली एक्टिविटी को हमने किस प्रकार से समझने की कोशिश की। यदि आपको कोई और भी दिक्कत है या कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले दिनों में आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।